एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ। भू राजस्व नीतियों से हमारा मतलब है कि वो पॉलिसीज़ जिससे कि अंग्रेज ज़मीनी तौर पर यहाँ से पैसा कमाएंगे। मतलब यहाँ की जो कृषि होगी, जो यहाँ की भूमि होगी, उसके माध्यम से अंग्रेज कैसे अपना राजस्व को बढ़ाएंगे, उन पॉलिसीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो इन पॉलिसीज़ के अंदर 3 पॉलिसीज़ आती हैं आपकी, जो कि हैं स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, फिर दूसरी है रैयतवाड़ी और तीसरी है महालवाड़ी। तो ये 3 ऐसी व्यवस्थाएं थीं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश कंपनी ने अपनाया और यहाँ से राजस्व की प्राप्ति करी। तो इन सब के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या थीं। अब एक बार देख लेते हैं कि जो आपका ये पॉलिसीज़ हैं वो किस किस एरिया में इम्प्लीमेंट की गई, किस किस एरिया में लगाई गई। तो 3 तरीके की हैं आपकी, जो कि है एक स्थायी बंदोबस्त, एक है आपकी रैयतवाड़ी और एक है महालवाड़ी। तो तीनों को मैं अलग अलग पेन से अगर शो करूं तो सबसे पहले जो स्थायी बंदोबस्त है वो एरिया है आपका ये बनारस, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कुछ ये एरिया सिक्किम, नेपाल, ये एरिया था आपका। किसका? आपका था स्थायी बंदोबस्त का। ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये जो एरिया है पूरा, ये आपको किसके अधीन दिखाई देगा? स्थायी बंदोबस्त के। ठीक। अब इसके बाद आते हैं दूसरी जो व्यवस्था थी जिसका नाम है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था चल रही थी वो चल रही थी आपकी कहाँ पे? वो चल रही थी आपके साउथ में, जो कि एरिया ये है। ठीक है, ये एरिया होगा। इस एरिया के अंदर रैयतवाड़ी चल रही है। फिर जो तीसरा एरिया है जो जिस पॉलिसीज़ के अधीन आता है वो है आपका महालवाड़ी, और महालवाड़ी चल रही थी आपकी इस एरिया में। ठीक। तो ये 3 एरिया थे और 3 ही पॉलिसीज़ थी। एक हो गई आपकी स्थायी बंदोबस्त, एक हो गई आपकी रैयतवाड़ी और एक हो गई महालवाड़ी। तो ये तीनों के एरिया मैंने आपको बता दिया कि किस किस एरिया में चल रहे थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्टडी को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त को। स्थायी बंदोबस्त के अंदर अगर हम हर पॉइंट को पढ़ें तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, मैं पेन चेंज कर लूं। सबसे पहले पॉइंट उठता है आपका कि ये किसने इम्प्लीमेंट की, किसने लगाई। तो ये लगाई है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाई है। और कब लगाई है? ये लगाई है 1793 में। अब इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया मैंने आपको बताया अभी कि इसका एरिया था आपका ये साइड। ठीक है, आपका बनारस, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब इस एरिया में कितना एरिया कवर करता था इस पॉलिसी के अधीन? तो ये टोटल राजस्व का 19% एरिया कवर करता था। अब इसके बारे में अगर हम जानें, जो मेन पॉइंट है कि स्थायी बंदोबस्त होता क्या था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसका एक बेस तैयार करते हैं आप। तो उस बेस में सबसे बड़ी बात रखी जाती है, आपको याद होगा जब क्लाइव होगा तो उसने द्वैत शासन स्टार्ट किया है बंगाल में। और वह द्वैत शासन स्टार्ट क्यों किया है? वित्त को प्राप्त करने के लिए, फाइनेंस पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए।
वही चीज़ अब कॉर्नवालिस उसको ध्यान में रखकर एक पॉलिसी बनाएगा जिसको बोलेंगे स्थायी बंदोबस्त। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था? इस पॉलिसी के अंदर ये होता था कि इसने ये फिक्स कर दिया, कहाँ पे? बंगाल और उसके एरिए में फिक्स कर दिया कि आपको कितना अमाउंट देना है, फिक्स अमाउंट निर्धारित कर दिया, ठीक। और कितने साल के लिए? 10 सालों के लिए ये फिक्स था कि आपको 10 साल में एक फिक्स अमाउंट देना है एक फिक्स डेट पे, ठीक। और ये बात किससे करी? ये बात की इसने जमींदारों से, जमींदारों से। अब जमींदार कौन थे? जमींदार थे किसी भी गांव में, अगर ये ए गांव है, ये बी गांव है, यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति पावरफुल होगा और एक यहाँ पे होगा, तो इन लोगों को ये क्या बोल देंगे? जमींदार। और इन्हीं को पावर्स दे दी जाएंगी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। टैक्स कलेक्ट करने की पावर अब किसकी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी इन जमींदारों की। और जमींदार किसको पैसा देंगे? वो देंगे आपके ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है। तो अब सीधा ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिसर्स होंगे किसके पास जाएंगे? जमींदारों के। और जमींदार किससे लेंगे? गांव वालों से। तो यहाँ पे जमींदारों की पावर बढ़ेगी और वो मनमानी तरीके से टैक्स वसूल करेंगे। लेकिन बंगाल के जो ऑफिसर्स थे उनको एक फिक्स अमाउंट से मतलब होता था, वो फिक्स अमाउंट एक राशि ले लेते थे और वो वहाँ से चले जाते थे। इस चीज़ का दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? इसका पड़ेगा गांव वालों पे। तो गांव वालों पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जमींदार उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर उसे 10 रुपये ब्रिटिश कंपनी को देने होते थे तो वो अपनी कमाई के लिए यहाँ से अब 15 रुपये कमाएगा, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक थे कि गांव वालों पे ज़्यादा फोर्स पड़ने लगा, उनकी कृषि डाउन जाने लगी, उनकी खेती डाउन जाने लगी और उनके ऊपर टैक्स का लोन ज़्यादा हो गया। ये चीज़ रही आपकी स्थायी बंदोबस्त के अंदर। इसके अंदर एक चीज़ और आती है जिसको हम बात करें, जिसका नाम है सूर्यास्त कानून। जिसका क्या नाम है? सूर्यास्त कानून। अब ये सूर्यास्त कानून क्या है? तो सूर्यास्त कानून के बारे में अगर मैं बताऊं तो सूर्यास्त कानून वो है कानून है कि जिस डेट पे इन्होंने, ब्रिटिश कंपनी ने ये फाइनल किया है कि आपको इस डेट पे आपको टैक्स देना है, और कोई जमींदार अगर वो टैक्स देने में असफल होता था, कोई भी जमींदार अगर असफल है तो उसकी जमींदारी नीलाम की जाती थी। यहां जमींदारी को नीलाम किया जाता था और कोई भी व्यक्ति उसको ले सकता था, फिर वो दूसरा आदमी जमींदार हो जाता था। तो ये था आपका सूर्यास्त कानून। और ये कब आया है? ये आया है आपका 1794 में। और स्थायी बंदोबस्त कब आया है? 1793 में, ठीक है। तो ये रहे आपकी स्थायी बंदोबस्त। मैंने आपको एरिया बताया, कब इम्प्लीमेंट की गई वो बताया, किसने की वो बताया, क्या होती थी वो बताया, और इसमें सूर्यास्त कानून क्या होता था उसके बारे में बात की। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी योजना के ऊपर। ये है हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होगा? तो रैयत मीन्स होता है किसान। रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान। तो यहां पे ब्रिटिश कंपनी जो है अब जमींदार से कांटेक्ट में नहीं रहेगी, अब सीधे किसके कांटेक्ट में जाएगी? किसान के कांटेक्ट में जाएगी। यहां बस थोड़ा सा फायदा ये होगा कि किसान के ऊपर टैक्स का लोड थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जमींदार यहां पे बिचौलिए का काम नहीं करेंगे, सीधा किसान अपना टैक्स किसको देंगे? ब्रिटिश कंपनी को देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है? इसका अगर एरिया देखें तो ये एरिया है इसका, मद्रास है, आपका बम्बई है, और आपका है असम। असम पड़ता है इस एरिया में, ठीक है। तो ये एरिया हो गए आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन। इसमें सबसे ज़्यादा एरिया कैप्चर किया गया,
51% एरिया इसी के अधीन आता था। इसमें भूमि का मालिक स्वयं किसान होता था। अब ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी सीधी किसान की हो जाती थी, और जिसमें कर की दर कितनी होती थी? इसमें कर की दर होती थी 33% से लेके 55%। ठीक है, ये होती थी यहाँ पे दर की, जो कर की दर होती थी वो। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पार्ट पर, जिसका नाम है महालवाड़ी। महालवाड़ी में क्या होता था? महालवाड़ी में जो ब्रिटिश कंपनी थी, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि ये इम्प्लीमेंट किसने की है। तो ये जो इम्प्लीमेंट की है वो की है आपके टॉमस मुनरो ने। और कब की है? 1820 में। ठीक है, 1820 में इसको इम्प्लीमेंट किया है टॉमस मुनरो ने, 1820 में। लेकिन इसकी जो बात कही गई थी वो सबसे पहले की थी कैप्टन रीड ने। वो कब कही थी? वो कही थी आपके 1792 में। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने किया? टॉमस मुनरो ने। अब चलते हैं महालवाड़ी पे। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी, जो महालवाड़ी बंदोबस्त कहा जाएगा, वो इम्प्लीमेंट किया है आपके विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब किया है? वो किया है 1833 में। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा आपका ये यूपी, राजस्थान, एमपी, पंजाब और आपका हरियाणा वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया में होगी। कितना एरिया कैप्चर करेंगे? तो ये करेंगे 30% के करीब एरिया। ठीक है, मतलब बेसिकली 23% आएगा, लेकिन इसको देखा जाता है क्योंकि मर्ज करता रहता है वो एरिया। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें जो गांव की ज़मीन होती थी उस पर गांव का अधिकार होता था, पूरे गांव का अधिकार होता था इस पूरी ज़मीन पर। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। अब इस गांव में एक मतलब ऐसा हो जाएगा, मुखिया बना दिए जाएंगे, तो समस्त गांव उनके साथ मिलजुल के अपना टैक्स दे दिया करता था। यहीं से एक आपने देखा होगा कि यहीं से एक चीज़ चली कि नंबरदार की प्रोसेस। नंबरदार यहीं से कहलाए जाने लगे लोग, नंबरदार। ठीक है, तो यहाँ से जो टैक्स की दर होती थी वो कितनी होती थी? वो होती थी 60% तक टैक्स की दर। तो हमने देखा कि महालवाड़ी में किसने स्टार्ट किया, कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया, क्या क्या एरिया था। महालवाड़ी कहा किसे जाता था कि गांव के ही लोगों को वहाँ का स्वामी बना दिया जाता था, एक दल के, मतलब पूरे दल को, पूरे गांव को। वहीं एक मुखिया बना दिया जाता था, मुखिया मिल के उन गाँव वालों के साथ टैक्स देता था। ये हो गया महालवाड़ी। रैयतवाड़ी में देख लिया हमने कि किसने इम्प्लीमेंट किया, टॉमस मुनरो ने 1820 में। क्या एरिया था, कितना टैक्स देते थे, कितने उसकी दर थी, ये हमने देख लिया। रैयत का मतलब किसान होता था, तो सीधे ये किसान से बात करते थे, तो ये हो गया रैयतवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त में हमने देख लिया कि कॉर्नवालिस ने ये इम्प्लीमेंट की 1793 में। इसमें कौन सा एरिया था? बनारस, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। 19% एरिया पे ये काम करते थे, और ये जमींदार बना दिए थे। इसको अगर हम दूसरा नाम दें तो इस्तमरारी भी बोलते हैं और जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। गांव में से एक जमींदार बना दिया जाता था, वहाँ से वो पैसा लेता था, अपनी मनमाही चाहतों पे उसके टैक्स लगाता था, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही है, मतलब ब्रिटिश कंपनी जो रही है, उसने भू राजस्व की नीतियों को लगाया और उस हिसाब से अपना पैसा कमाया। ठीक है, आप अगर देखें कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसमें टैक्स की दर कितनी रहती थी? उसमें टैक्स की दर रहती थी आपकी 10/11 भाग तो रहता था सरकार का,
और 1/11 भाग रहता था जमींदार का। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई आपकी तीनों। ठीक है, अब एक चार्ट की फॉर्म में हम देख लेते हैं जिससे हम याद कर सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था कही जाती है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, 3 व्यवस्थाएं थी। स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने लगाया, रैयतवाड़ी को टॉमस मुनरो ने लगाया, महालवाड़ी को विलियम बेंटिंक ने लगाया। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लगी हुई थी। जो रैयतवाड़ी है बम्बई, मद्रास, असम में लगी हुई थी साउथ में। महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तो पंजाब में लगी हुई थी। स्थायी बंदोबस्त में 19% का एरिया कवर किया गया था। यहाँ पे जमींदारों से जो प्रॉपर्टी के राइट्स होते थे जमींदारों को दे दिए गए थे, और जमींदार ही उन पैसों को दिया या करता था, टैक्स को दिया करता था गांव वालों से लेके। रैयतवाड़ी में 51% का एरिया ज़मीन का इस पॉलिसी के अंदर आता है। भूमि का मालिक डायरेक्ट किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी, और यहाँ पर टर की जो टैक्स था, कर की जो दर थी वो थी 33% से 55%। यहाँ पे 1/10 सरकार और 1/11 जमींदार। ठीक है, कितनी ये रहती थी आप 10/11 जमींदार सरकार और 1/11 जमींदार। ठीक है, यहाँ 33 से 55% तक रहती थी। ये पूरी एरिया का 23 से 30% तक का था। ठीक, ये फिर भूमि पे जो अधिकार होता था वो गांव के लोगों का होता था, पूरे गांव का होता था। वहाँ गांव में एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया जाता था जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर टैक्स को दिया करता था, और यहाँ टैक्स की दर 60% तक होती थी। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं। जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है उसका विघटन हुआ। जो कृषक होते थे, यहाँ पे किसान होते थे, वो उनमें गरीबी आई। कृषि में ठहराव आया, नई नई कृषि नहीं हो सकती थी। फिर जो पुराने जमींदार थे उनका उन्मूलन किया गया और नए जमींदारों का उदय हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी? भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आएंगी। हम कुछ ऐसी कृषि पद्धतियों को भी देख लेते हैं जो उस टाइम चर्चा में रहीं। पहली है 3 कठिया प्रथा। तो 3 कठिया प्रथा आपके बिहार के चंपारण में सामने आई। इसमें किसानों को इस प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजों को नील के बागानों से अनुबंध के फलस्वरूप अपनी ज़मीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना कंपलसरी था। तो ये हो गई आपकी 3 कठिया, 3/20। इस पर नील की खेती आपको करना कंपलसरी है। फिर आते हैं दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा आपकी सूरत में है, गुजरात। वहाँ पे इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों का मानते थे। जो उनके मालिक होते थे, जो भूदास, अपने मालिकों को ही अपना संरक्षक मानते थे। फिर आता है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा आपकी जो होती थी उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश व्यापारी थे भारतीय कारीगरों, उत्पादकों, शिल्पियों आदियों को अग्रिम अवस्था में पेशगी के रूप में धन देते थे। ददनी में क्या होता था कि जो ब्रिटिश व्यापारी होते थे वो पहले ही पेशगी के रूप में पैसा दे दिया करते थे। आखिरी जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं कम्यूटिव, मतलब कम्यूटी प्रथा। कम्यूटी प्रथा में आप देखेंगे कि बिहार और उड़ीसा का एरिया आएगा। उसमें क्या होता था कि जो कृषि दास के रूप में खेती करने वाली कमियां जातियां हैं, जो वहाँ की कमियां जाती है, अपने मालिकों से मिलके जो ऋण और ब्याज के बदले में जीवन पर्यंत उनकी सेवा करते थे। मतलब अगर कोई पैसा ले लेता था तो उनकी जीवन पर्यंत तक उनकी सेवा करते थे। इसमें आता है कम्यूनिटी प्रथा। वहाँ जो जाति है वो अपने मालिकों की हमेशा सेवा करती रहती थी, और ये चीज़ आप देखेंगे बिहार और उड़ीसा में। तो ये रहा आपकी टोटल क्लास आज की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।